संगीत सरिता। नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन के विविध रंग। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वायलिन वादक श्री कैलाश पात्रा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। तो लीजिए प्रस्तुत है 8वीं कड़ी। श्रृंखला की इस कड़ी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है श्रोताओं। कैलाश जी, जैसा कि आपने बताया कि 17वीं सदी के अंत में और 18वीं सदी की शुरुआत में ये वो समय है कि जब वायलिन भारत में आया था। और इसका क्या कारण है कि दक्षिण भारत में वायलिन जितना अधिक प्रचलित हुआ, लोकप्रिय हुआ, उतना उत्तर भारत में इसका उपयोग संगीत में देखने को नहीं मिला? 2-3 बातें मैं आप श्रोताओं के साथ शेयर करूंगा जी। ये शेयर करने का मेरे बात को एक बहुत बड़ा माध्यम है। पहले मैं 2 लाइन मेरे लिए बोलूं, फिर आपको आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये संगीत सरिता जो प्रोग्राम है, हम बचपन में से सुनते थे और मुझे नहीं लग रहा इससे बड़ा कोई प्रोग्राम रेडियो व टेलीविजन में होता हो जो श्रोता इतने तादाद में श्रोता सुनते हो और उसको ग्रहण करते हो, क्योंकि हम जो बोल देंगे श्रोता वही ग्रहण कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ सही बात के सिवा कोई गलत बात बोलना ही ये गुनाह जैसा हम मानते हैं कि हम भी बचपन में ऐसे किया, कोई गलत बात बोल दिया तो उसी को लेके किया, हमारा कुछ टाइम उसमें चला गया, तो वो नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैं उत्तर भारत में वायलिन का प्रचार साउथ इंडिया से ज्यादा नहीं हो पाया। उसके लिए एक मेजर कारण बताऊंगा आपको, जो बहुत ही ज्यादा जानने का जरूरी है एटलीस्ट वायलिन प्लेयर के अंदर और वायलिन गुरु के लिए। साउथ इंडियन लोगों ने जी जो बालूस्वामी दीक्षितर जो ट्यूनिंग में वायलिन को ट्यून किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया कि यही है वायलिन में साउथ इंडियन म्यूजिक बजाने का तरीका। लेकिन नॉर्थ इंडिया में पहुंचते पहुंचते टाइम बहुत लगा वो ट्यूनिंग पद्धति जी। तो नॉर्थ इंडियन लोगों के पास वायलिन पहुंचा, लेकिन वो लोग कंफ्यूज थे किस ट्यूनिंग में वायलिन बजाए, क्योंकि वो जानते थे साउथ इंडियन का जो म्यूजिक है वो वेस्टर्न म्यूजिक जैसा है, फिक्स है। अच्छा, कंपोजर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, जैसे त्यागराज कृति, मुथुस्वामी दीक्षितर की बहुत सारे बंदिश है, वो फिक्स होता है। उनका सरगम भी फिक्स होता है, ताल भी फिक्स होता है, ताल के साथ जो सरगम चलने का वो भी फिक्स होता है। और कंप्लीटली डिफरेंट हमारा नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, पूरा सेल्फ डिपेंडेंट म्यूजिक, कोई चीज फिक्स नहीं है। तो इसमें ये लोग कंफ्यूज हुए कि हम वेस्टर्न म्यूजिक में ही वायलिन शुरू करते हैं। कुछ नॉर्थ इंडियन म्यूजिशियन वायलिनिस्ट ये डीजे टीम में ही उन्होंने नॉर्थ इंडियन शुरू कर दिया। अभी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक इंस्ट्रूमेंट को अपना साधन के अनुसार सुविधा बना देना, नहीं तो अपना कठिनाई को उसके ऊपर डालना, ये दोनों चीज होता है। नॉर्थ इंडियन लोगों ने वो किया कि पहले वेस्टर्न म्यूजिक ट्यून करके उन्होंने बजाना शुरू किया, और कुछ राग में जिसमें कोमल ऋषभ वगैरह बहुत ज्यादा है, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए, तो उन्होंने क्या किया ना, जो ई स्ट्रिंग है जो रे पे ट्यून होता था, मा सा पा रे, उसको सा ट्यून कर दिया। राइट, अभी रे बजाने के लिए ओपन स्ट्रिंग का सहारे सा के अनुसार बजा गया, जैसे डी और ई भी डी में ट्यून हो गया, तो दोनों स्ट्रिंग में कोमल ऋषभ शुद्ध मध्यम ये सब बजाने के लिए इजी हो गया। तो मा सा पा सा एक ट्यून हो गया, पहला ट्यूनिंग देखिए, मा सा पा सा। कुछ राग में तीव्र मध्यम है, शुद्ध मध्यम है नहीं, लेकिन नीचे जी स्ट्रिंग जो मा में ट्यून है वो वाइब्रेट करके तीव्र मध्यम को बिगाड़ रहा है, तो उसको पंचम ट्यून कर दिया। तो अभी एक नया ट्यून पद्धति आया, वो है पासा पासा, जिसमें बहुत लोगों ने वायलिन ट्यून करके बजाया, और ज्यादातर तंत्रकारी म्यूजिक इसी ट्यूनिंग में बजता है, क्योंकि वायलिन ज्यादा सितार के हिसाब से ट्यून करते हैं, सी शार्प। वायलिन ट्यून करने से आपको डी स्ट्रिंग को ही सी शार्प करना पड़ेगा, जिसके वजह से इसको पंचम करके सितार जैसा बजाए। और जरूरत पड़ा तो उन्होंने एक 5 तार बेस में एक स्ट्रिंग और लगा के उसको सा बना के, फिर सा 5 तार हो गया वायलिन में, सा पा सा हो गया। अभी इसके अंदर एक ट्यूनिंग और आया, अभी क्या हो गया, मा सा पा रे पहला ट्यूनिंग, दूसरा ट्यूनिंग मा सा पा सा, तीसरा ट्यूनिंग पा सा, अभी चौथा ट्यूनिंग पा सा पा रे, क्योंकि यमन बजाने का टाइम उनको रे का जरूरत पड़ा ओपन स्ट्रिंग का, तो कल्याण बजाने का टाइम उन्होंने रे को रे कर दिया। यहाँ मेरा सवाल ये है जी, जो स्टूडेंट जिसके पास सीखेगा वो अपने आप को तरक्की लेने के लिए दूसरा गुरु के पास जाएगा, वो क्या फिर शुरू से शुरू करेगा? पूरा वेस्ट वर्ल्ड एक ही ट्यूनिंग में बंधा हुआ है, पूरा साउथ इंडिया एक ही ट्यूनिंग में बंधा हुआ है, पूरा नॉर्थ इंडिया 5 ट्यूनिंग में क्यों अपने आप को धकेल रहा है? मेरा सवाल ये है। हम लोग जो बजा रहे हैं, मैं जो बजा रहा हूँ, ये सापा सापा ट्यूनिंग में है। आप देखे होंगे बहुत साउथ इंडियन वायलिनिस्ट हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन म्यूजिक बजा के बहुत नाम कमाया जी।
मैं उनमें से कुछ बड़ा बड़ा दिग्गजों का नाम लेना चाहूँगा, जैसे पंडित एम.एस. गोपाल कृष्णन जी, विदुषी एन राजम जी। ये लोग साउथ इंडियन म्यूजिक अच्छा से जानते हुए हिंदुस्तानी म्यूजिक को भी बहुत ऊपर तक बजाया, क्योंकि उनका प्रोसेस चेंज नहीं किया। अगर सा को पा कर देते, पा को सा कर देते तो फिर खत्म ही हो जाते। ठीक है, पहले तो ये गुरुओं का जिम्मेदारी बनता है कि एक ही ट्यूनिंग बनाए रखे हमारा नॉर्थ इंडिया में, एक ही ट्यूनिंग, चाहे उसके लिए तार चेंज करना पड़े, सा पा हो। ठीक है, सा पा में थोड़ा अधिक ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ऋषभ से ऊपर जब जाएंगे तो पूरा वायलिन का ऑक्टेव जानना पड़ता है, वेस्टर्न म्यूजिक सीखना पड़ता है उसके लिए। लेकिन ये ड्रॉबैक है। मेरे गुरुजी पंडित डी के दातार जी, उनको जब कोई सवाल किया कि हमने देखा बहुत लोगों ने 5 तार लगा दिया वायलिन में, आप क्यों नहीं लगाया? मेरे गुरुजी का आंसर ये था कि वायलिन मुझे जब मिला तो ये 4 तार में मिला, अगर 5 तार लगाना है तो फिर 50 तार क्यों नहीं? तो बजाना ना पड़े, उसको ट्यून करके छेड़ो, वो बजेगा। तो इसीलिए हम भी वही ठान लिया कि 4 तार का वायलिन ही बजाना चाहिए। मगर इसमें से आपके गुरुजी ने जो उत्तर दिया, हाँ, ये सही एक रास्ता मिल गया, समझे? हाँ, कि अलग अलग ट्यूनिंग में बजाने के बजाय बिल्कुल बिल्कुल एक ट्यून में बजाओ, एक ट्यून में मेहनत करो, जो सच्चा ट्यूनिंग है। इसके अंदर लॉजिक है। मैक्सिमम एक आदमी 1 सप्तक में गाता है, मंदर सप्तक में गाता है। जी, कैलाश जी, जैसे आपने बताया कि आपके गुरु पंडित डी के दातार जी ने 4 तार वाला ही वायलिन इस्तेमाल करने के लिए कहा, और इसी वायलिन पर आप अपने संगीत का जादू बिखेरते हैं। तो संगीत की इस आराधना के बारे में फिर से बात होगी। आप आज किस राग की बंदिश हमें सुनाएंगे? मैं एक बहुत ही प्रचलित बंदिश जो एकताल में निबद्ध है, मुल्तानी राग में सुनाना चाहता हूँ। वाह। क्या बात है।
राग मुल्तानी की इस बंदिश को सुनकर के कैलाश जी एक मराठी रचना याद आ रही है जो गीत रामायण से है। रचयिता है ग.दी. माडगुलकर, गायक और संगीतकार सुधीर फडके। अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। वाह वाह। तरुण जो जाईल सिंधु महान, तरुण जो जाईल सिंधू महान, असा हा एकच श्री हनुमान, असा हा एकच श्री हनुमान। तरुण जो जाईल सिंधू महान, तरुण जो जाईल सिंधू महान, असा हा एकच श्री हनुमान, असा हा एकच श्री हनुमान। भुजंग धरुनी दोन्ही चरणी, झेपे सरशी समुद्र लंघुनी। भुजंग धरुनी दोन्ही चरणी, झेपे सरशी समुद्र लंघुनी। गरुड उभारी पंखा गगनी, गरुड उभारी पंखा गगनी। गरुडाहून बलवान, असा हा एकच श्री हनुमान, असा हा एकच श्री हनुमान। अंजनीचा हा बलाढ्य आत्मज, हा अनिलाचा सुपुत्र क्षेत्रज। अंजनीचा हा बलाढ्य आत्मज, हा अनिलाचा सुपुत्र क्षेत्रज। निज शक्तीने ताडिल दिग्गज, निज शक्तीने ताडिल दिग्गज। बलशाली धीमान, असा हा एकच श्री हनुमान, असा हा एकच श्री हनुमान। सूर्योदयी हा वीर जन्मला, त्रिशत योजने नभी उडाला। सूर्योदयी हा वीर जन्मला, त्रिशत योजने नभी उडाला। समदुनिया फळ रविबिंबाला, समदुनिया फळ रविबिंबाला। धरू गेला भास्वान, असा हा एकच श्री हनुमान, असा हा एकच श्री हनुमान। बालवीर हा रवि ते धरिता, भरे कापरे तिन्ही जगता। बालवीर हा रवि ते धरिता, भरे कापरे तिन्ही जगता। या इवल्याशा बाळा करिता, या इवल्याशा बाळा करिता। वज्रधरी मधवान, असा राग मुल्तानी पर आधारित गीत रामायण से रचना आपने सुनी। श्रोताओं, इसी के साथ वायलिन के विविध रंग श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न हो रही है। नमस्कार। वायलिन के विविध रंग, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार श्री कैलाश पात्रा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगति श्री कालीनाथ मिश्र की। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर और दिवाकर द्विवेदी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।